हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी 19। तो आज की इस वीडियो में एनसीईआरटी का सार संग्रह कर एक टॉपिक कवर करेंगे, जो है हमारा आज का टॉपिक प्राचीन भारत का इतिहास। तो हिस्ट्री का टॉपिक कवर करेंगे, एंशिएंट। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। किसी व्यक्ति समाज अथवा देश से संबंधित महत्वपूर्ण विशिष्ट एवं सार्वजनिक क्षेत्र की घटनाओं तथा आदि का कालक्रमिक विवरण इतिहास कहलाता है। नेक्स्ट, इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहते हैं। प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित प्रथम वास्तविक पुस्तक किसे माना जाता है? तो राजतरंगिणी को माना जाता है। नेक्स्ट, उत्कीर्ण चिन्ह वाले प्राचीन सिक्के क्या कहलाते हैं? तो आहत सिक्के कहलाते हैं। सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहा जाता है, बॉक्स में दिया हुआ है। उसके बाद भारत में प्रागैतिहासिक खोज प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो डॉक्टर प्राइमरोज को दिया जाता है। प्रागैतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल उसको कहते हैं जिसमें मतलब मानव जो है लिखना पढ़ना नहीं जानते हैं। तो इसका लिखा हुआ है मानव उत्पत्ति से लेके मतलब जब उत्पत्ति हुआ था उसके बाद से 3000 ईस्वी पूर्व तक मानव को प्रागैतिहासिक काल के अंदर रखा गया है। और आदि ऐतिहासिक काल के अंदर 3000 ईस्वी पूर्व से लेके 600 ईस्वी पूर्व तक रखा गया है, जिसमें जैसे आदि प्रागैतिहासिक काल है, इसमें लोग पढ़ना लिखना दोनों ही नहीं जानते थे। और इसमें आदि ऐतिहासिक काल है, इसमें ये लिखित साक्ष्य तो मिलता है लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सकता है, अपठनीय। लिखित साक्ष्य उपलब्ध है किंतु अपठनीय है। और ऐतिहासिक काल में है कि 600 ईस्वी से लेके आज तक मतलब अभी तक सारे को हिस्ट्री में ही मॉडर्न मतलब कि ऐतिहासिक काल में ही रखा जाता है, जिसमें है कि पुरातात्विक एवं साहित्यिक दोनों प्रकार के साक्ष्य उपलब्ध है। मतलब इसमें जैसे लिखित भी विवरण है और उसको इंसान पढ़ भी सकता है, इसी को कहते हैं ऐतिहासिक काल। तो नेक्स्ट चलते हैं अब। प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए किन स्रोतों का प्रयोग किया जाता है? तो प्राचीन स्रोत को जानने के लिए धार्मिक ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ, पुरातात्विक साक्ष्य तथा विदेशी विवरण। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किस विद्वान ने पढ़ा था? तो ये जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था, जो कि 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में पढ़ा था। भारत के प्राचीनतम वेदों को संकलन करता किसे माना जाता है? तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। भारतीय प्रागैतिहासिक अध्ययन से संबंधित प्री हिस्टोरिक इंडिया किसकी कृति है? तो स्टुअर्ट पिगट की है। चीनी यात्रियों ने अपने यात्रा वृत्तांत में भारत के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? तो इंतु का प्रयोग किया है। उत्तीर्ण लेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो अभिलेख शास्त्र कहा जाता है। लिपियों के विकास के अध्ययन को पुरालिपि विद्या कहा जाता है और पुरालिपि विद्या कहा जाता है। सर्वप्रथम भारतवर्ष नाम का उल्लेख किस ग्रंथ अभिलेखों से प्राप्त हुआ है? तो हाथी गुम्बा अभिलेख से प्राप्त हुआ है। प्राचीन भारत का सर्वप्रथम सुनियोजित इतिहास किसने तैयार किया था? तो B.A. स्मिथ ने किया था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भारत के प्राचीनतम राजा कौन थे? तो वैवस्वत मनु थे। वायु पुराण में किस वंश का उल्लेख है? तो गुप्त वंश का उल्लेख है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र के किस वंश के इतिहास को कौटिल्य का अर्थशास्त्र से किस वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है? तो मौर्य वंश की। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? तो कल्पसूत्र से प्राप्त होता है। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण है वो संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत संगठन है। आगे चलते हैं। मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है? तो आंध्र सातवाहन वंश से है। विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है? तो मौर्य वंश से विष्णु पुराण। खरोष्टी लिपि किस प्रकार लिखी जाती है? तो दाएं से बाएं लिखी जाती है। नारद मुनि से किस वंश के विषय में जानकारी मिलती है? गुप्त वंश। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुस्तक कौन सी मानी जाती है? तो मनुस्मृति। स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी किस ग्रंथ में कहा जाता है? तो कहा गया है तो शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है। महाभारत एक प्रारंभिक उल्लेख अश्वालायन गृह सूत्र में मिलता है। प्रारंभ में इसमें मात्र 8800 श्लोक थे और इसका नाम जय संहिता था। कुछ समय पश्चात यह बढ़कर 2400 श्लोक हो गया और भारत नाम से प्रसिद्ध हुआ। अंत में 1 लाख श्लोक होने के कारण इसे सतसाहस्री संहिता महाभारत कहा जाने लगा। आगे चलते हैं। पुरालेख विद्या से क्या अभिप्राय है? तो शिलालेखों का अध्ययन है ये पुरालेख विद्या। पुरावशेष का महानतम अन्वेषक किसे माना जाता है? तो डार्विन को।
इब्न बतूता यात्रा वृत्तांत किस नाम से प्रसिद्ध है? तो रेहला के नाम से प्रसिद्ध है। तो इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के राज दरबार उनके शासनकाल में आए थे और उनके राज दरबार में भी रहे थे। वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का अध्ययन किया? तो नालंदा विश्वविद्यालय। आगे चलते हैं। एक बॉक्स बनाकर उसमें दिया हुआ है, एक तरफ अभिलेख दिया हुआ है, दूसरी तरफ शासक दिया हुआ है। तो हाथी गुम्बा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल के टाइम में बना था। एहोल अभिलेख पुलकिशिन द्वितीय के टाइम में। नासिक अभिलेख गौतमी बल्लभ श्री। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन। प्रयाग स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज। देवपाड़ा अभिलेख बाल शासक विजय सेन। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त। आगे चलते हैं। बौद्ध स्तंभ लेख से किसकी जानकारी मिलती है? तो शुंग काल की जानकारी मिलती है। वेनसांग ने अपनी यात्रा वृत्तांत का वर्णन किस पुस्तक में किया है? तो सीयूकी में किया है। अरबी भारत की पुस्तक किताब उल हिंद की रचना किसने की? अल-बर्नी ने की है। यहाँ पे दिया है जैसे इब्न बतूता। मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था तथा तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। इसके पहले भी मैंने बताया। मार्को पोलो द्वारा किस राज्य की यात्रा का उल्लेख मिलता है? तो पांड्या राज्य का। पतंजलि के महाभाष्य से किस वंश के इतिहास का पता चलता है? तो वह शुंग काल का पता चलता है। तो यहाँ पे एक बॉक्स बना के दिया हुआ है, चीनी लेखकों का वर्णन है और दूसरी तरफ है लेखक है, समय है और रचनाएं हैं और यात्रा वृत्तांत विवरण है। फाहियान आया था 399 से लेके 414 तक रहा। 399 में आया और 414 तक रहा, यानी कि मतलब कुल मिला के टोटल लेखेंगे तो 15 साल लगभग रहा है फाहियान। तो ये रचनाएं इसकी हैं। तो भारत दशा का विवरण किया है। यह प्रथम चीनी यात्री था जिसने चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय भारत की यात्रा की थी। इसने गुप्त काल में वस्तु विनिमय का माध्यम कौड़ियों तथा चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद राजमहल का देव निर्मित बताया था राजप्रसाद को। तो राजप्रसाद कहाँ है? राजप्रसाद पटना में है। तो वेनसांग आया था 629 में और 645 ईस्वी तक था। इसकी रचनाएं हैं सीयूकी है। वेनसांग सम्राट हर्षवर्धन के समय भारत आया। इसने हर्ष को शिलादित्य की उपाधि से विभूषित किया। इसे यात्रियों का राजकुमार, शाक्य मुनि, नीति का पंडित कहा जाता है। वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार, शाक्य मुनि, नीति का पंडित कहा जाता है। तो इतना याद रखिएगा। और नेक्स्ट है इति सिंह 673 में आया था और 675 ईस्वी में गया। तो 2 साल लगभग रहा है। तो इसकी रचनाएं हैं प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षुओं की आत्मकथाएं। चीनी बौद्ध यात्री जो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययनरत रहा। सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरन अभिलेख से प्राप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिल सके, क्योंकि इस चैनल पे एनसीईआरटी सार संग्रह का सारा टॉपिक कवर किया जाएगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तब तक के लिए चैनल पे बने रहिए। जय हिंद।